हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 1 और 2 जो है ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। टॉपिक नंबर 3 जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन। राइट, ये आपको दिख रहा होगा फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 3 सब टॉपिक्स। नंबर 1 इन्वेस्टिंग डिसीजन, नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। राइट, तो इसे भी हम लोग एनसीईआरटी के बुक से ही कवर करेंगे और ये तीनों टॉपिक इसी वीडियोस में कवर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या होता है। 3 डिसीजन जो अभी अभी पढ़ा हमने, एक तो इन्वेस्टिंग डिसीजन, दूसरा जो है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा जो है आपका डिविडेंड डिसीजन। तीनों डिसीजंस एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस में लेने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। राइट, फाइनेंशियल डिसीजंस यू कैन राइट इट इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड एज वेल एज डिविडेंड डिसीजन। फर्दर इन्वेस्टिंग डिसीजंस के अंदर आपको क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है कि आप पैसे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। कहाँ कहाँ मतलब कि कितने लॉन्ग टर्म में, कितने शॉर्ट टर्म में। और फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो पैसे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, उसे आप कहाँ से फाइनेंस कराओगे। कहाँ से मतलब कि आप शॉर्ट टर्म लोन लोगे, लॉन्ग टर्म लोन लोगे, या फिर पैसे जो है आप इक्विटी के थ्रू मंगाओगे। तो कहने का मतलब ये। और फर्दर लास्ट में डिविडेंड डिसीजंस पढ़ना होता है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब कि बिजनेस करने के बाद जब साल के एंड में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उस प्रॉफिट में से अगर प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, तो हम मान के चलते हैं कि बेसिकली बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो अगर आपका प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट के 2 पार्ट करोगे। कुछ पैसे तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और बाकी कुछ पैसे आप एज अ रिटेन अर्निंग अपने पास रख लेते हो आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो। तो इसीलिए डिविडेंड डिसीजन कि उसमें से कितना आपको डिविडेंड देना है। राइट, तो ये 3 डिसीजंस होते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, रीड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द सॉल्यूशंस ऑफ 3 मेजर issues relating to financial operations of a firm corresponding to 3 questions of investment, financing and dividend decision। तो वही 3 डिसीजंस यहाँ पे बता रहा है। तो सिंपल आप हाईलाइट कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। इसके बाद इन financial context it means the selection of best financing alternative or best investment alternative. The finance function therefore is concerned with 3 broad decisions which are explained below। तो वही 3 है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना आप, ये जो आपका लिखा है ना, ये टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन और यहाँ पे है फाइनेंसिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। ओके, तो ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया और दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनेंशियल में मेनली आपको 2 चीज़ें, एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करोगे और कितने अमाउंट का आपका इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस में, और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ पे करोगे और कितने अमाउंट की आपको ज़रूरत है। मतलब शॉर्ट टर्म फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे और लॉन्ग टर्म फंड कहाँ पे। लॉन्ग टर्म का मतलब जैसे आप फिक्स एसेट्स कौन कौन से खरीदोगे ना, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। ठीक है, चाहे वो इंटेंजिबल हो, गुडविल, पेटेंट राइट कॉपी, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। और शॉर्ट टर्म के अंदर बेसिकली वर्किंग कैपिटल। इसलिए जो लॉन्ग टर्म वाला होता है ना और शॉर्ट टर्म वाला होता है, तो लॉन्ग टर्म को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं, अभी अभी पढ़ेंगे हम लोग। और शॉर्ट टर्म वाले को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। और फर्दर इन दोनों के फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजंस आपको पढ़ने होते हैं। तो आइए रीड करते हैं। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन कंपेरिजन टू दी यूजेस to which they can be put, a firm therefore has to choose where to invest these resources so that they are able to earn highest possible return। कहने का मतलब हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज अपने रिटर्न को कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो द इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयरफॉर रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। डिफरेंट एसेट्स का मतलब एक तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फर्दर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, अभी आपको बताया। एंड इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंशियल ऑन अ
लॉन्ग टर्म बेसिस फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल घर पे पढ़ सकते हो। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी, रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन, एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स एसेट्स, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल for any business since they affect the earning capacity in the long run. The size of assets, profitability and competitiveness of are all affected by capital budgeting decisions. Moreover, these decisions normally involve huge amount of investment and are irreversible except at a huge cost. Irreversible except as a huge cost. Therefore, once made, it is often almost impossible for business to wrangle out the decisions. Therefore, they need to be taken with utmost केयर, तो एकदम प्रॉपर केयर के साथ। आगे कह रहा है क्या, डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय दोज हु अंडरस्टैंड दी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो एक फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है, आप मैनेजमेंट बेसिकली एमबीए करके भी ऑफिस में लगते हैं, या सीए, सीएस, सीएमए, ये सब जो है जो मैनेजर होते हैं। अ बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन नॉर्मली हैज़ अ कैपेसिटी टू severely damage the financial fortune of a business. Short term investment decisions, also called working capital डिसीजंस, अभी आपको बताया था ऊपर में भी, आर कंसर्न विद द डिसीजंस अबाउट लेवल्स ऑफ कैश, इन्वेंट्री, रिसीवल्स। तो वर्किंग कैपिटल में जैसे शॉर्ट टर्म में कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो करेंट एसेट्स, कहने का मतलब कितनी है, यानी कि आपकी कैश कितनी होगी, बैंक में पैसे कितने रखोगे, इन्वेंट्री कितना रहेगा आपका, मान लो बिल्स रिसीवल्स क्या हो जाएगा अगर सेल करोगे तो ये सारी चीज़ें। दी डिसीजंस विद अफेक्ट डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, these affect the liquidity as well as profitability of a business. Efficient cash management, inventory management and receivables management, जिसको हमने BR बोला था, राइट, जब क्रेडिट में उधार बेचते हो, सेल करते हो, तो आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो इस टाइप से, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा इस चार्ट के थ्रू। आप चाहो तो ये बना भी सकते हो। देखो, अगर कोई भी बिजनेस चला रहे हो आप, या कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है सपोज, ठीक है, तो हमें 3 डिसीजंस लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 डिसीजंस लेते हो। सबसे पहला तो आपको क्या करना होता है, इस तरह बनाओ, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स इस तरह बनाते हो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे हम बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या करना होता है अपने को, हम लोग 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक तो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना होता है, लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपने क्या बोला, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ये सब आपके आगे जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तो एक बड़े बड़े चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म में आपको करना होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस लेने होते हैं। अब कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस का मतलब क्या हो जाता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस का मतलब होता है जैसे फिक्स एसेट्स, क्या रहेगा आपका फिक्स एसेट्स, यू नो वेरी वेल इन अकाउंट्स, आपकी कितनी मशीनरी रहेगी, कितने मशीन में इन्वेस्ट करोगे, कितने प्लांट में इन्वेस्ट करोगे, कितने बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करोगे, कितने इंटेंजिबल एसेट्स भी आ गया जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सारे में। अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं, तो एक तो आप कितने कैश में रखोगे पैसे, कितने का इन्वेंट्री आपको चाहिए, कितने के रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल जिसे आप कहते हो, तो ये सारे जो है आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब अगर आपको पैसे चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले लो 10 लाख रुपए आपको चाहिए इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे आप कहाँ से मंगाओगे, सोर्सेस, ठीक है। सेकेंड डिसीजन फिर लेना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजंस लेना पड़ता है। तो सेकेंड डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में सेम ही है, इसमें मेनली क्या होता है, आपको 2 चीज़ें लेनी पड़ती है। एक तो पैसे आप कहाँ से मंगाओगे, तो एक तो आप डेट से मंगाते हो, दूसरा इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट का मतलब होता है आपका क्या, या तो लोन, बैंक से जो लोन लेते हो, या अपने दोस्तों से, साथ में डिवेंचर्स अगर आप इशू करते हो, बॉन्ड्स अगर आप इशू करते हो, तो वहाँ से पैसे जो कंपनी मंगाती। तो ये 2 मेजर चीज़ें आती हैं, डेट्स एंड इक्विटी, और इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लॉन्ग टर्म वाला ही।
ये इक्विटी तो पूरा लॉन्ग टर्म है, डेट भी लॉन्ग टर्म होता है। आगे चल के फर्दर हम देखते हैं डेट में शॉर्ट टर्म डेट भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है। बैलेंस शीट में जैसे आप बनाते हो तो लोन जो लेते हैं हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो, तो इसमें भी आता है। बट मेनली आपको एक्सप्लेन करना है डेट एंड इक्विटी, कितने पैसे डेट से मंगाओगे, कितनी इक्विटी से मंगाओगे, और इन सब के फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजंस पढ़ने, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, ये हम पढ़ेंगे। ये मेनली इसमें आपको यहाँ पे 2 पढ़ना आएगा, इसको हाईलाइट कर लो। एक तो इसमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजंस, एंड सेम आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा फैक्टर अफेक्टिंग दीज डिसीजंस, यानी कि वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसके पॉइंट अलग अलग भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब आप पैसे इन्वेस्ट कितने करने पता चल गया, कहाँ कहाँ से पैसे मंगाने पता, सभी का मेन मोटिव क्या होता है कि बिजनेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो इन्वेस्टमेंट हम वहाँ करेंगे जहाँ पे प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो, ठीक है। और फाइनेंसिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पे कम कॉस्ट लगे, क्योंकि फाइनेंस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट वगैरह पे करना होगा ना, डिविडेंड पे करना होगा, तो जहाँ से हम कम कॉस्ट पे कर पाएँ, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और जब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इन्वेस्ट कर देंगे पैसे मंगाने के बाद, तो साल के एंड में अगर प्रॉफिट बचता है तो फिर थर्ड डिसीजंस यहाँ पे आ जाता है। थर्ड डिसीजन जो आता है आपका, उस डिसीजन का नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन एट द एंड लेते हैं, जो आपने प्रॉफिट कमाया ना उसके बेसिस पे होता है डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में आ गया क्या, मेन 2 चीज़ें याद रख लेना, कितना पैसा आप अपने पास रिटेन करके रखोगे, यानी रिटेन अर्निंग्स, जिसे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हो, और अपने प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद कितना पैसा डिविडेंड को पे करोगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन भी पढ़ना होता है। अब आते हैं आप बुक पे, तो बुक से पहले माइंड मैप। तो देखो यहीं पे मैंने सारी चीज़ें लिखी है, देखो ज़रा ध्यान से। तो एक तो आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो बता दिया, शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है ये लॉन्ग टर्म वाला। तो 3 ही फैक्टर्स हैं, आपको मेन ध्यान रख लेना, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, द रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, ध्यान रख लेना कि रिटर्न हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे हम पैसे जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो या रिटर्न हो। फाइनेंसिंग डिसीजंस करते वक्त जो चीज़ ध्यान रख लेनी है फैक्टर्स में, कि कॉस्ट जो है हमारा कम से कम हो, कॉस्ट हमारा कम से कम हो, रिस्क कम हो, फ्लोटिंग कॉस्ट कम हो, कैश फ्लो पोजीशन उसके हिसाब। तो ये सारे फैक्टर्स अभी पढ़ेंगे। अब आ जाओ एक 1 बाय 1 करते हैं। और एक और डिविडेंड डिसीजन था, तो डिविडेंड डिसीजंस के भी ये फैक्टर्स है। तो मेन जो क्वेश्चन आएगा वो मेनली फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजन से आता है। ओके, तो आइए पढ़ लेते हैं क्विकली। तो देखो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये सारे यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो कौन सा है, सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ध्यान दो आपकी कैश फ्लो की क्या पोजीशंस है। तो व्हेन अ कंपनी टेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट एक्सपेक्टेड टू जनरेट सम कैश फ्लो ओवर पीरियड, तो these cash flows are in the form of series of cash receipts and cash payments over the life of investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering the capital budgeting decision. तो आपको ये ध्यान रख लेना है, क्योंकि अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बिजनेस बड़ा है, तो आपकी कैश फ्लो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होएगा, बहुत सारे पैसे कैश में आएगा भी, बहुत सारे पैसे कैश में आप पेमेंट भी करोगे, राइट। तो कैश फ्लो पोजीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या होता है, हमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना होता है। सेकेंड क्या है, कौन से फैक्टर्स, तो रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, का मतलब प्रॉफिट की बात करें, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल्स एंड द असेसमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। सपोज देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, सेम रिस्क इन्वॉल्व विद द रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड 12। तो देखो ये कह रहा है अगर आपके पास 2 प्रपोजल है जिसमें एक में 10% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे में इंटरेस्ट कह रहा है रिटर्न और दूसरे में 12% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है, रिटर्न मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला रेशो अकाउंट में आपने पढ़ा होगा। तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हम ज़्यादा वाले पे वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आ पाए। तो वी विल इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी बिकॉज प्रोजेक्ट बी गिव्स 12% रिटर्न, और यहाँ पे रिस्क जो है दोनों का सेम लिया हुआ है इसलिए। फिर आगे है आपका थर्ड, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि भाई कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न निकाल पाए। तो कह रहे द डिसीजन to invest in particular project involve a number of calculation regarding the amount of investment, interest rate, cash flows, rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposal which are known as capital busting techniques. These techniques are applied to each proposals before selecting
द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेयर or not a firm has earned a profit. Likewise, the borrowed funds have to be repaid at a fixed time. The risk of default payment is also known as financial risk, which has to be considered by. अच्छा, ये हम अपना इसमें आ गए फाइनेंशियल ना, यहीं तक था। तो 3 डिसीजंस आपको ध्यान रख लेना है, कैश फ्लो पोजीशंस, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम कौन से, फाइनेंशियल डिसीजन। तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया ऑलरेडी, हमने पढ़ा क्या, फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो एक तो ये इन सब का मीनिंग वगैरह तो नहीं आएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह, बट फिर भी आप लिख सकते हो। मेनली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आप लिखना कितने शॉर्ट टर्म कितने लॉन्ग टर्म में हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और लॉन्ग टर्म का मतलब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, करेंट एसेट्स यानी कि आपका इन्वेंट्री, कैश और बिल्स रिसीवेबल यानी रिसेल। लॉन्ग टर्म में जैसे फिक्स एसेट्स, तो चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि पेटेंट कॉपीराइट, ये सारे। और 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग है, याद रख लेना, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में भाई पैसे कहाँ से फाइनेंस करने हैं, अभी आपको इस वाले एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग 7 है, याद रख लेना, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटिंग कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, इसमें भी, यहाँ पे भी था, इसमें भी था, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, तो 1 बाय 1 रीड करा दूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन, तो दिस डिसीजन इज अबाउट क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड। रेज का मतलब कहाँ से प्रोक्योर करोगे, याद करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग हमने पढ़ा था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और साथ में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो हम लोग आ रहे हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के ऊपर। तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। द मेन सोर्सेज ऑफ द फंड फॉर फॉर्म आर शेयर होल्डर, जिसे आप इक्विटी भी कहते हो, मेन शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है बोरोड फंड। द शेयर होल्डर्स फंड्स रेफर टू द इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोला, इक्विटी कैपिटल का मतलब ये ध्यान रख लेना, इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है दोनों चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसी के अंदर आपका रिटेन अर्निंग्स भी आता है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया पिछले साल में और कुछ पैसे बचा के रख लिए, तो इक्विटी वाले का ही तो होता है, जिसे रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट बोलते हो, रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली। तो वो तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं इक्विटी के अंदर, ठीक है। तो बोरोड फंड्स रेफर्स टू दी फाइनेंसिंग रेज थ्रू डिवेंचर्स एंड अदर फॉर्म्स डेट। देखो ये भी मैंने बताया था, डिवेंचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। तो इसमें जब आप चार्ट में आओगे ना, देखो ना, डेट का मतलब लोन, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और साथ में यहाँ पे वो भी लिख लेना रिटेन्ड अर्निंग्स भी, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, क्योंकि ये इक्विटी वालों का ही पार्ट होता है, जिसे आप रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हो, शॉर्ट में रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे आ जाओ, आगे कह रहा है कि आप फॉर्म हैज़ टू डिसाइड प्रोपोर्शन ऑफ द फंड टू बी रेज फ्रॉम ईदर सोर्सेज। भाई कितने प्रोपोर्शन, अगर आपको पूरे इसके लिए, पूरे बिजनेस के लिए 10 लाख चाहिए, तो 10 में से कितना, 5 लाख डेट, 5 लाख इक्विटी मंगा सकते हो, या फिर आप 6 लाख डेट 4 लाख इक्विटी मंगा सकते हो, या फिर आप 7 लाख डेट 3 लाख इक्विटी मंगा सकते हो, या ऐसा ही मंगा सकते हो 6 लाख डेट 6 लाख इक्विटी 4 लाख डेट, या फिर 3 लाख डेट और 7 लाख। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कहाँ पे, जब इसका एनालिसिस अभी एग्जांपल पढ़ेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, ये सब कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। फिर जाके कितना लिखना है, ईच डिसीजंस कैन बी आइडल, हो सकता है 5-5 भी आइडल हो जाए, हो सकता है 4-6 भी बढ़िया बेस्ट हो जाए, हो सकता है 6-4 का भी रेशो बेस्ट रहे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो आगे चलते हैं ज़रा, तो ये सारे वहीं आ गया, पढ़ लेना फटाफट, क्विक रीड कर लेते हैं। वेदर और नॉट अ फर्म हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट, लाइकवाइज बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम। द रिस्क डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। तो जो आप पैसे मंगाते हो ना, तो उसको जो पे करने का रिस्क होता है, उसमें फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। तो नॉर्मली 3 रिस्क होता है, जैसे एक होता है फाइनेंशियल रिस्क, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, और एक होता है कंबाइंड रिस्क। ये सारे आपको पढ़ने होते हैं, आगे जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना है। उसमें एक एक चैप्टर्स है, कैपिटल बस्टिंग का एक चैप्टर होगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक चैप्टर होगा, तो उन सब में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैलकुलेट करने होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, फिलहाल यहाँ नहीं करने उतना, एक एग्जांपल आएगा, वह आगे बताएंगे। आई कह रहा शेयर होल्डर्स फंड्स ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व नो कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न or repayment of capital. A firm therefore needs to have judicial mix both equity and capital in making financial decisions, which may be debt, equity, preferential, capital and retained earning. तो ये चारों यहाँ पे आपको अभी बताया था, ये वही है,
ठीक है, मिक्स ऑफ सारे फंड्स बोथ इक्विटी एंड कैपिटल। कहने का मतलब क्या है, देखो जी क्या होता है ना, सिंपल वर्ड में बताऊँ तो अगर आप डेट से पैसा मंगाते हो तो डेट से पैसा मंगाओगे ना तो आपको इसका एवरी ईयर इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा, तो ये आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क होता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे ना तो जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो उसमें आपको टैक्स में क्या हो जाता है, कुछ वो हो जाता है, आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट एज अ एक्सपेंस शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो इससे आपका प्रॉफिट कम आएगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। वहीं इक्विटी की बात करें तो अगर आप इक्विटी से पैसे मंगाते हो ना तो आपका फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं मतलब इंटरेस्ट तो पेमेंट नहीं करना है, लेकिन इससे क्या होता है ना, कंट्रोल रिस्क हो जाता है। कंट्रोल जैसे जितना ज़्यादा इक्विटी इशू कर दोगे तो दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे, मालिक बन जाएंगे बिजनेस का, तो आपके उससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल छिन सकता है। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL, तो इसमें क्या होगा, अगर एक तो मुकेश भाई है, मान लो मुकेश भाई ने 60% इक्विटी शेयर अक्वायर कर रखा है, 40% क्या है पब्लिक को इशू कर रखा। अब ये घटा के मान लो मुकेश अंबानी सिर्फ 20% रह जाते हैं और बाकी और 40% इशू कर देते हैं मार्केट में, पब्लिक के साथ 80% हो गया टोटल, तो कंट्रोल किनके हाथ में चला गया, पब्लिक के हाथ में चला गया, राइट। तो ये होता है, तो इक्विटी शेयर से कंट्रोल क्या हो जाती है, छिन जाती है। The cost of each type of financial has to be estimated. Some sources may be cheaper than others. For example, debt considered to be cheapest ऑफ ऑल रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि टैक्स की डिडक्टिबिलिटी होती है, इंटरेस्ट जो है आप उससे क्या कर सकते हो, PNL में दिखा सकते हो। एंड सेम एसोसिएशन रिस्क इज ऑल्सो डिफर फॉर ईच सोर्सेज एंड इट इज़ नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट on debt and redeem the principal's amount on the maturity. There is no such compulsion to pay dividend on equity. और इक्विटी में क्या है, इक्विटी से पैसे मंगाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड पे करना ही है, नो सच कंपल्शन टू पे इक्विटी, नहीं भी कर सकते हो, पूरा पैसा आप एज अ रिटर्न अर्निंग भी रख सकते हो। दस देयर आर सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेट फाइनेंसिंग। द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड अपॉन द proportion of the debt in the total capital. The fund raising exercises all cost something. The cost is called flotation cost. तो देखो जी ये फ्लोटेशन, जब आप इशू करते हो ना, डेट हो चाहे इक्विटी, यानी इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा चैप्टर आपने अकाउंट्स में, इशू ऑफ डिवेंचर, तो जब आप इसको इशू करते हैं ना तो कई टाइप के फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे इशू करने के चार्ज, या कई बार आप डिस्काउंट पे भी वो करते हो। उसके अलावा जैसे आपने वो क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह दिया, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाता है। इट इज़ also must consider while evaluating different sources. Financial decisions is thus concerned with the decisions about how much to be raised from which sources, यानी कितने इक्विटी से कितने डेट से, कितने इक्विटी से कितने डेट से। This decisions determine the overall cost of capital and financial risk of the enterprises. तो यहाँ पे वही सेम चार्ट देखो, ये अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जिसको मैंने एक बिजनेस के रूप में यहाँ पे बनाया था, ये बिजनेस है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठा रहता है, ठीक है, इसे सारे डिसीजंस लेने हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, तो यहाँ पे है आपका सबसे ऊपर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया हुआ है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया नंबर 1, ठीक है। पहले आपको कहाँ पे कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल, कितने आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, कितने आपको लॉन्ग टर्म में पैसे चाहिए इन्वेस्ट करना है। फिर ये डिसाइड होने के बाद आप क्या करोगे, पैसे फाइनेंस करोगे, तो फाइनेंस डेट से और इक्विटी से करोगे, और जब ये दोनों हो गया तो जब आप बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट कमाओगे तो कितने पैसे डिविडेंड बांटोगे, तो कुछ रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिटेन अर्निंग्स और कुछ एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर्स के लिए। तो फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन सा, फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन, ये अभी आपको पढ़ा दिया था, यहाँ से दिखा देता हूँ आ जाओ। तो सबसे पहला है कॉस्ट, ये ध्यान रख लेना, इसको आपको शॉर्ट तरीके से भी बता देता हूँ। देखो तो सबसे पहले कॉस्ट, अब देखो जी जहाँ से आपको कॉस्ट कम से कम पड़ेगा, एक है डेट और एक है इक्विटी। तो अगर कॉस्ट का मतलब है जिससे हमें कम पैसे, मतलब कॉस्ट कम पड़े, ठीक है, यानी इंटरेस्ट वगैरह का बर्डन कम देना हो, उससे हम पैसे ज़्यादा मंगाएंगे। तो अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप पैसे रेज़ क्या करोगे, पैसे वहाँ से ज़्यादा रेज़ करोगे। सिंपल वर्ड में ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा तो ये भी रीड कर लो, तो द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट एट प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर अ सोर्सेज विच इज़ चीपेस्ट, यानी कॉस्ट कम होगा तो पैसे ज़्यादा रेज करोगे। ओके, तो ये वाला हाईलाइट कर लोगे यहाँ पे कि जहाँ पे कॉस्ट कम होएगा वहाँ से हम पैसे ज़्यादा रेज करेंगे। रिस्क क्या है, रिस्क तो जहाँ से रिस्क आपका कम हो, रिस्क में क्या लिखना है, जहाँ से आपका रिस्क कम होएगा
यानी नीचे की तरफ एरो दे दो, नीचे एरो, और यहाँ पे भी कॉस्ट में भी नीचे। फ्लोटिंग कॉस्ट भी कम होएगा तो वहीं से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मंगाएंगे, फाइनेंस करेंगे। हायर दी फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव सोर्सेज, यानी कि कॉस्ट अगर कम होगा, लोअर दी कॉस्ट विच इज़ मोर अट्रैक्टिव, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कॉस्ट कम होएगा वहीं से, सब में ये रिस्क भी कम हो, कॉस्ट भी कम हो, और आपका फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम हो, वहाँ से हम पैसे मंगाएंगे। इस टाइप से आपको लिखना है। कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेट फाइनेंस। देखो अगर आपके पास कैश बहुत ज़्यादा है, कैश अगर बहुत ज़्यादा है तो आप डेट फाइनेंसिंग क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। ये प्लस प्लस, आपके पास मतलब कैश बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है जी, बिजनेस में कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा है, बैंक में पैसे ज़्यादा है, तो आप डेट से फाइनेंस करोगे, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट बर्डन आपको देना पड़ेगा, तो आप आसानी से पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे बात। फिर है क्या, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स ऑपरेटिंग, इफ बिजनेस हैज़ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई है, अगर आप पैसे डेट वगैरह से मंगाते हो ना, तो उसका आपको इंटरेस्ट तो पक्का पक्का पे करना है। अगर इक्विटी से मंगाओगे तो ज़रूरी नहीं है डिविडेंड पे करो या ना करो। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लिखना है, जैसे देखो अगर बिल्डिंग का रेंट देना है, ठीक है, डेट अगर मंगाया है तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना है, एम्प्लॉय है तो सैलरी पे करना है, आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, इन्वेंट्री वगैरह का जो इंश्योरेंस होता है, तो इट मस्ट बी रिड्यूस fixed operating cost, hence lower debt financing is better. Similarly if fixed operating cost less, more debt attractive। तो इसमें आपको लिखना है क्या, फिक्स ऑपरेटिंग, ये जहाँ पे भी कॉस्ट है ना, ये ध्यान रख लो, जहाँ पे भी कॉस्ट है तो कॉस्ट जहाँ कम आएगी वहाँ पे आप डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा करोगे, ठीक है जी। तो जहाँ से कॉस्ट कम से कम हो वहीं से आप फाइनेंस करोगे। तो डेट जो होता है ना वो हमारे लिए क्या होता है, चीपर होता है, पहले ही बता दिया था। तो अगर कॉस्ट कम है, कम करनी है तो कॉस्ट कम रहेगा और हम डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा करेंगे। सेम है क्या, कंट्रोल कंसिडरेशन। तो कंट्रोल, अगर आपको कंट्रोल अपने पास रखना है, देखो ये दोनों चीज़ें लिखनी होती है ऊपर नीचे, मैं एक आपको बता रहा हूँ, इसका रिवर्स करके भी लिखना है, मतलब वाइस वर्सा करके। तो अगर आप इक्विटी फाइनेंस करोगे तो इससे आपका जो कंट्रोल है वो घट जाएगा, लेकिन अगर आप डेट फाइनेंस करोगे, ठीक है, तो इससे आपका कंट्रोल जो है बना रहेगा, कंट्रोल अच्छा रहेगा आपके बिजनेस पे। तो ये कह रहा है इशू ऑफ मोर इक्विटी लीड टू डाइल्यूजन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, and debt financing has no such implication, company afraid to take over bid with prefer debt to equity। इसलिए डेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए डेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है क्या, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्सेस, हाँ, द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, more people invest in equity, however depression capital market may make issue of equity shares difficult for company। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर स्टॉक मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली क्या होती है, इक्विटी जो है प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उस सिचुएशंस पे इक्विटी अगर आप इशू करते हो तो आपको क्या होगा, ज़्यादा शेयर कैपिटल आएगा और आपके लिए फ़ायदे रहते हैं। लेकिन जब अगर डिप्रेशन का मार्केट है तो उस केस में इक्विटी शेयर जो है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर मार्केट जो है निगेटिव में या कहने का मतलब रेड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट डिप्रेशन में है, तो अगर इक्विटी शेयर इशू करोगे तो कई बार जो है आपका पैसे आ ही नहीं पाएगा, कम पे लिस्ट होएगा, कम प्राइस पे इक्विटी शेयर लिस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। सेकेंड क्या है आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो चार तो कॉस्ट है, कॉस्ट हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, तीन। फिर उसके बाद है रिस्क है, ये सारे क्या होने चाहिए, कॉस्ट कम हो, रिस्क कम हो, फ्लोटेशन कॉस्ट कम होनी चाहिए, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, एंड कैश फ्लो पोजीशन, कैश अगर ज़्यादा है तो डेट आप, कैश फ्लो पोजीशन ज़्यादा है तो डेट ज़्यादा इशू करोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क जहाँ जहाँ से कम हो, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या होगा, इक्विटी आप तभी ज़्यादा इशू कर दोगे तो कंट्रोल आपसे छिन जाएगा, और इक्विटी अगर आप कम इशू करोगे तो कंट्रोल आपसे बना रहेगा आपके पास। एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में लिखना है कि अगर डिप्रेशन में कैपिटल मार्केट है तो आप इक्विटी कम इशू करोगे, सिंपल इक्विटी से पैसे कम मंगाओगे, और अगर आपका कैपिटल मार्केट बढ़िया रेजिंग में चल रहा है, ठीक है, राइजिंग में, तो आप इक्विटी से फाइनेंस ज़्यादा करोगे, ये चीज़ें। अब लास्ट है क्या, लास्ट फटाफट देख लेते हैं, डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में आपको ये डिसाइड करना होता है क्या, कि आफ्टर ईयर एंड, और यू कैन से एट द ईयर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द बिजनेस, और एक साल के बाद जब आप प्रॉफिट वगैरह कमा लेते हो तो उसमें उस प्रॉफिट में से कितना आपको डिविडेंड देना है, कितना रिटेन अर्निंग रखना है, ठीक। तो द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट which is distributed to shareholders. The decisions involved
here is how much amount of profit earned by company after paying tax is to be distributed to the shareholders and how much amount should be retained from the business while dividend constitute दी करंट इनकम एंड री इन्वेस्टमेंट इनकम। तो सिंपल आपको वर्ड में बता दूं, देखो यहाँ पे ये आप हाईलाइट कर लो, द डिसीजन इन्वॉल्व हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच अमाउंट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पे, हाँ जी ये यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर आप डिविडेंड देते हो ना, देखो अगर आप डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो आपकी शेयर की जो प्राइस है मार्केट में वो इंक्रीज़ होती है बेसिकली। रिटेन अर्निंग अपने पास आप ज़्यादा रखते हो तो आपकी शेयर की प्राइस मार्केट में मतलब स्टेबल रखती है, मतलब ज़्यादा ना इंक्रीज़ होती है ना ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। दूसरी बात, जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड अगर हर साल एक मतलब एक नॉर्मल रेट से आप इशू करते हो, नॉर्मल, ठीक है जी, डिविडेंड में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो भी आपकी शेयर की प्राइस है मार्केट में स्टेबल रहती है। तो कहने का मतलब स्टेबल डिविडेंड रहेगा तो शेयर की प्राइस आपकी स्टेबल रहती है मार्केट में, ये बेस्ट होता है, ना ज़्यादा डिविडेंड ना कम डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग भी आपकी क्या होती है ना, अगर आप अपने प्रॉफिट को एक भी डिविडेंड नहीं दो, जीरो रखो, सारा प्रॉफिट रिटेन कर लोगे, तो आप बिजनेस में ग्रोथ ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट से नए फैक्ट्री नए बिजनेस और ऐड ऑन करते चले जाओगे। और अपने प्रॉफिट को अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटते चले जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट चले जाओगे, तो आपका ग्रोथ जो है कम रेट से होगा, तो सही कम होगा, सिर्फ इक्विटी शेयर की प्राइस ही तो बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है, उसके हिसाब से डिविडेंड डिसीजन लेना होता है। यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए ज़रा डिविडेंड डिसीजंस पढ़ते हैं। तो सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया, डिविडेंड डिसीजन में आपको दो चीज़ें ध्यान रख लेना है, कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है आपको अपने पास एज अ रिटेन अर्निंग रखना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रख लेना है, रिटेन अर्निंग कितना रखना है और बाकी के डिविडेंड आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फर्दर इस पे आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कि डिविडेंड देना है ज़्यादा कम देने से क्या आएगा। तो कई सारे फैक्टर्स है, उसके ऊपर डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ज़्यादा देना है या कम देना है, वो डिसीजंस लिया जाता है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, देखो अगर आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है तो डिविडेंड आप दे दो, अर्निंग ही आपकी कम है तो डिविडेंड आप कम दो, सिंपल। तो अगर अर्निंग ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा दो, अर्निंग अगर कम है तो डिविडेंड कम दो, सिंपल। तो डिविडेंड्स आर टू बी पेड आउट ऑफ करेंट एंड पास्ट अर्निंग्स, देयरफॉर अर्निंग इज द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ दी, मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया शॉर्ट में। फिर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंपनी having stable earning in the better position to declare higher dividends, as against this a company having unstable earnings is likely to pay a smaller dividend। तो अगर कंपनी का जो अर्निंग है वो स्टेबल है, ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, डिविडेंड ज़्यादा देगा। और अर्निंग जो है, आप यहाँ पे लिख लो, अर्निंग जो है अगर नॉन स्टेबल है तो वो डिविडेंड क्या आएगा, कम देगा। फिर है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है, कंपनीज जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिविडेंड एज पर शेयर, दी increase in dividend is generally made the confidence that their earning potential has gone up and not just earning of the current year. In other words, dividend per share not altered if the change earnings is small or seen to be temporary in nature। तो डिविडेंड में स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में आपको क्या लिखना है कि जनरली जो कंपनी का जो पॉलिसी होता है ना, वो क्या होता है कि डिविडेंड को स्टेबल रखा जाए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बिजनेस में या यू कैन से शेयर प्राइजेस जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, हर साल एक नॉर्मल रेट से डिविडेंड देना। फिर है क्या, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफ द कंपनी, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आपको कंपनी का मोटिव है ग्रो करना, ठीक है जी, ग्रोथ करना, तो वो क्या करेगा, डिविडेंड कम देगा और रिटेन्स अर्निंग वो ज़्यादा रखेगा अपने पास, क्योंकि भाई पैसे अपने पास रखेगा प्रॉफिट का, तभी तो नया बिजनेस नए इन्वेस्टमेंट ये कर सकता है। तो हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन्ड मोर मनी आउट ऑफ दियर अर्निंग सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट, द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज देयर फॉर स्मॉलर। तो कंपनी की डिविडेंड क्या होती है, स्मॉलर होती है ग्रोथ के केस में। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपके पास कैश बहुत ज़्यादा, भी बताया था, अगर आपके पास कैश अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा है या ठीक ठाक है, तो आप डिविडेंड क्या करते हो, ज़्यादा देते हो। इसका उल्टा, कैश कम है तो डिविडेंड आप कम दोगे, सिंपल सी वर्ड में। तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि भाई कैश होगा तभी तो डिविडेंड पे आउट कर पाओगे। अब कैश है 10 रुपये और आपको डिविडेंड देना है मान लो 7 रुपये, तो आप नहीं दोगे ना, एक ही रुपये डिविडेंड, क्योंकि और भी तो कैश के काम होते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ें, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, द कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट टर्म। क्या भाई, प्रॉफिट आपने कमाया 20 रुपये, लेकिन आपके पास कैश है 10 ही रुपये, तो आप 20 में से 12 रुपये डिविडेंड दे सकते हो? आंसर इज़ नो भाई। 10 या 10 से कम ही दे पाओगे ना, कैश कम है आपका। तो ये चीज़, तो कैश कम है तो डिविडेंड भी कम, और कैश अगर ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा। फिर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, ठीक है जी। वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड द मैनेजमेंट मस्ट कीप इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स होल्डर्स इन this regard. If shareholders generally desire that at least certain amount is to be paid as a dividend, the company is likely to declare same. देखो, अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें डिविडेंड दिया जाए, ठीक है, शेयर होल्डर्स की वांट्स क्या हैं कि भाई कुछ तो डिविडेंड दो, कुछ तो डिविडेंड दो, तो डिविडेंड दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स का वांट्स अगर है कि डिविडेंड नहीं दिया जाए, सारा पैसा रिटेन अर्निंग में रखो, या डिविडेंड बहुत कम दे, रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखो, क्योंकि हमें ग्रोथ करना है। तो क्योंकि शेयर होल्डर्स क्यों चाहते हैं? क्योंकि भाई कंपनी के मालिक ही शेयर होल्डर्स होते हैं। इनकी मीटिंग होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बहुत टाइप की मीटिंग होती है। सिंपल बोलना, एनुअल जर्नल मीटिंग शेयर होल्डर्स का होता है। तो उसमें शेयर होल्डर से पूछा जाता है कि साहब डिविडेंड कितना देना है, ठीक है, ज़्यादा या कम, कहने का मतलब ज़्यादा या कम। शेयर होल्डर्स कहते हैं नहीं जी नहीं, हम डिविडेंड कम चाहते हैं, ज़्यादा पैसे रिटेन अर्निंग रखो और हमारे बिजनेस को और ग्रो करो, फॉरेन में नए नए ब्रांचेस खोलो। तो ये चीज़ें, तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हिसाब से दिया जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना। अगर टैक्स पॉलिसी में क्या है, जब आप डिविडेंड देते हो ना, तो क्या होता है, उस पर टैक्स भी पे करना होता है गवर्नमेंट को। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहा जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहा जाता है। तो अगर ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना होगा, कम डिविडेंड दोगे तो आपको टैक्स कम पे करना होगा। तो सिंपल याद रख लेना, अगर टैक्स का जो रेट है ना डिविडेंड पे, अगर ज़्यादा है तो आप डिविडेंड क्या दोगे, कम दोगे। भाई रेट अगर ज़्यादा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट ज़्यादा कर रखा है, तो डिविडेंड कम पे करोगे। और अगर जिस साल में टैक्स कम है, टैक्स रेट कम है, डिविडेंड आप ज़्यादा दोगे। सिंपल सी बात है, और रिवर्स होता है। तो यही लिखा हुआ है क्या कि द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेनिंग अर्निंग्स इज टू सम एक्सटेंट अफेक्टेड बाय द डिफरेंस in the tax treatment of dividend and capital gains. If tax on dividend is higher, the better to pay less dividend as compared to higher dividend may be declared if tax is relatively low. तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी। फिर है क्या, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है, अगर डिविडेंड ज़्यादा देने से शेयर की प्राइस बढ़ती है तो हम डिविडेंड ज़्यादा देंगे, और अगर डिविडेंड ज़्यादा देने से शेयर की प्राइस घटती है तो हम डिविडेंड कम देंगे, सिंपल वर्ड में। तो जर्नली व्यू टू इंक्रीज डिविडेंड एज अ गुड न्यूज़ एंड स्टॉक प्राइजेज रिएक्ट पॉजिटिवली। जब हम डिविडेंड ज़्यादा देते हैं ना, तो स्टॉक प्राइजेज क्या होता है, नॉर्मली पॉजिटिव होता है। डिविडेंड ज़्यादा दिया, स्टॉक की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है। डिविडेंड हम कम देंगे, स्टॉक की प्राइस हमारी घट जाती है। ये होता है मार्केट में। तो सिमिलरली डिक्रीज इन डिविडेंड, तो इसका वाइस वर्सा लिखा हुआ है। आगे कह रहा है 10 पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन इक्विटी शेयर प्राइस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कि भाई मार्केट में हमें अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ानी है ज़्यादा, ठीक है, तो हम डिविडेंड ज़्यादा दे देती है कंपनी, ये होती है पॉलिसी। और अगर शेयर प्राइस ठीक ठाक स्टेबल रखना है तो डिविडेंड नॉर्मल दिया या नहीं दिया। और दिक्कत आ रही है तो अगर आप डिविडेंड कम दोगे या नहीं भी दोगे तो कई बार शेयर की प्राइस घट जाती है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन। एक्सेस ऑफ द कैपिटल मार्केट, लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड देयरफॉर मे डिपेंड ऑन लेस। जो बड़ी कंपनी होती है ना, बड़ी कंपनी होती हैं बेसिकली, वो क्या होता है, उनका एक्सेस जो है ना वो और भी कई तरीक़ों से पैसे मंगा सकते हैं। तो बड़ी कंपनी जो है आसानी से डिविडेंड देती रहती हैं। बड़ी कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है। कौन सी कंपनी, बिग कंपनी, छोटे कंपनी नहीं देती। तो बिग कंपनी के पास क्या होता है ना, और भी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है। उनके पास बैंक में जाएंगे, आसानी से उनको लोन मिल जाएगा, दोस्तों से लोन मिल जाएगा। तो इसलिए वो क्या है, डिविडेंड ज़्यादा देते रहते हैं। फिर लीगल कंस्टेंट, और साथ साथ में क्या है, लॉ भी बना हुआ है। लॉ कौन सा, आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट। कौन सी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर आप शेयर इशू, शेयर्स कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, ये सारी चीज़ें करते। तो उसमें लॉ में लिखा हुआ कि डिविडेंड आप इतने % से ज़्यादा भी नहीं दे सकते, कम भी नहीं दे सकते। कहने मतलब मेनली ज़्यादा के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस लिमिट से आप ज़्यादा नहीं, तो कहने का मतलब जो लॉ में प्रोविज़न है उसी के अकॉर्डिंग आप डिविडेंड दे सकते हो। वो बेसिकली प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है। तो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन पे आउट ऑफ डिविडेंड। तो 10 तो एग्जांपल के लिए लिख दिया है, ज़रूरी नहीं है। तो डिविडेंड आप एक हद से ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 100 रुपये प्रॉफिट कमाया और आपने 200 डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। तो आपको एक परसेंटेज के टर्म में डिफाइन है कंपनीज एक्ट में। अभी आपको नहीं पढ़ना, जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है, वहाँ पे आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्टेंट। तो वाइल
ग्रांटिंग लोन्स टू अ कंपनी समटाइम्स लेंडर में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर। तो अगर आप कहीं से लोन लेने जाते हो, कंपनी कहीं से ना लोन लेने जाती है, तो बैंक वाला कहता है देख भाई देख, आप फ्यूचर में डिविडेंड नहीं देना या कम देना या इतने से ज़्यादा डिविडेंड मत देना, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो इम्पोज कर देती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, डिविडेंड का डिसीजन लेना होता है। तो द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है, कोई अग्रीमेंट बनाया हुआ है लोन के साथ में, तो उससे ज़्यादा हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, या लोन में लिखा हुआ है अग्रीमेंट में कि भाई डिविडेंड बिल्कुल नहीं देना 2 सालों तक, 2 साल के बाद ही दोगे, तो हमें 2 साल तक डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। तो दीज आर दी फैक्टर्स विच बेसिकली अफेक्ट दी डिविडेंड डिसीजन। तो हमने आज वाले लेक्चर के अंदर, आज वाले वीडियो में हमने अपना 3rd नंबर टॉपिक, जो बहुत बड़ा टॉपिक था, इसमें 3 डिसीजंस होते हैं, इसको कहते क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, जिसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या यू कैन ऑल्सो राइट लॉन्ग टर्म पहले लिख दो, शॉर्ट टर्म बाद में लिख लो। अब इन दोनों को फैक्टर्स, तो यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ा है, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, क्योंकि वर्किंग कैपिटल वाला डिसीजन जो है यहाँ पे आ जाता है लास्ट में। देखो फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल है ना, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये यहाँ पे आएगा इसके डिसीजन। यहाँ पे हमने सिर्फ अभी वर्किंग कैपिटल का नहीं बल्कि कैपिटल बस्टिंग के पढ़े 3, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न होगा हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये ध्यान रख लेना है इसमें। इसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये ध्यान रख लेना, कम से कम कॉस्ट जहाँ पे हो, कम से कम कॉस्ट हो, वहीं से हम फाइनेंस कराएंगे, जो हमारे लिए बेटर हो, चीपर फाइनेंशियल इज़ दी बेस्ट, ठीक है। और डिविडेंड डिसीजन में क्या है, डिपेंडिंग, अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखोगे, आपको अगर शेयर वगैरह की प्राइस वगैरह बढ़ानी है, ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, और शेयर होल्डर्स का कैसा मूड है तो उसके हिसाब से हमें डिविडेंड डिसीजन होता है। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड तो कम डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड कम दोगे आप, कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो डिविडेंड ज़्यादा दोगे, कम है तो कम दोगे, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस चाहते हैं डिविडेंड दो तो डिविडेंड दोगे, कम चाहेंगे तो कम दोगे। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डिविडेंड कम, टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड ज़्यादा। कौन सा टैक्स रेट, डिविडेंड पे टैक्स रेट की बात करें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, नाम चाहो तो आप लिख लेना, DDT बोलते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स और GST टैक्स नहीं, ओके। स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसा है, एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट, लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, लीगल कंस्ट्रेंट कंपनीज एक्ट जो बोलता है उससे ज़्यादा नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अगर आपने लगा रखा है किसी ने रिस्ट्रिक्शन तो उसी से हिसाब से हम डिविडेंड नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लंबा हो गया, बट डोंट वरी, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर्स में 4, 5 और 6 में ये 3 टॉपिक और मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।